नमस्कार दोस्तों, मैं उत्कर्ष पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वीरा द जीएस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले दिनों में हम लोगों ने समग्र अध्ययन किया था आर्थिक नियोजन। टॉपिक था उस दिन का हम लोगों का आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन के अर्थ को समझा, आर्थिक नियोजन के लक्ष्य को समझा और आर्थिक नियोजन के प्रकारों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हम लोग आर्थिक नियोजन के प्रारंभिक बिंदु अर्थात जो भारत में आर्थिक नियोजन हुआ था उसका जो प्रारंभिक बिंदु अर्थात आधारशिला पंचवर्षीय योजनाएं थी। आज हम लोग बात करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं पर कि आखिर कब से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, 3 पंचवर्षीय योजनाओं को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। एक एक कर एक गहन अध्ययन के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में कांग्रेस के यहां तक कि देश के संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया गया और उनसे क्या क्या लक्ष्य प्राप्त हुए। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या क्या समस्याएं आई, क्या क्या लक्ष्य थे और किन किन लक्ष्यों की प्राप्ति की गई। एक एक करके हम लोग विधिवत चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यह बात समझ लीजिएगा कि 1951 से लेकर 2015 तक आर्थिक नियोजन का जो आधार था वो थी हमारी पंचवर्षीय योजनाएं, जिनको लागू करने का कार्य कौन कर रहा था? योजना आयोग। योजना आयोग पर आप लोगों को एक विस्तृत वीडियो मिल जाएगा। योजना आयोग 1951 से 2015 तक पंचवर्षीय योजनाएं जो हमारे यहां स्वतंत्रता पश्चात आर्थिक नियोजन इकोनॉमिक प्लानिंग का आधार थी, उसका संचालन योजना आयोग कर रहा था। योजना आयोग का जो अध्यक्ष था, सभी लोगों को पता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, इसमें एक उपाध्यक्ष भी होता है जो सरकार के द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहली बात योजना आयोग के बारे में यह समझ लीजिए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ये बात तो ज्यादातर लोगों को पता होती है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। जाहिर सी बात है, योजना आयोग के अध्यक्ष का पद हमारे यहाँ प्रथम प्रधानमंत्री संभाल रहे थे, इसलिए प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन सिर्फ अध्यक्ष से काम नहीं चलता, हम लोगों को एक विस्तृत जानकारी के रूप में उपाध्यक्ष को भी समझना पड़ता है। और उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष की अगर बात की जाए तो प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों को ये ध्यान देना है इस पे। ठीक है, गुलजारी लाल नंदा जो बीते वर्षों में या भविष्य के वर्षों में 1947 के बाद जब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी, उस समय गुलजारी लाल नंदा जी को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था। इससे पहले वे योजना आयोग के उपाध्यक्ष के तौर पे भारत सरकार में कार्यरत थे। ठीक है, तो यहां पर इतनी सी बात थी कि 1951 से 2015 तक पंचवर्षीय योजना लाई गई। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से हमारे यहाँ आर्थिक नियोजन किया गया। और 2015 से 2017 के बीच की अगर बात की जाए तो नीति आयोग द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन का सृजन किया गया, अर्थात पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ किया गया। नीति आयोग ने 2015 से लेके 2017 तक पंचवर्षीय योजना का क्रियान्वयन किया। नीति आयोग की अगर फुल फॉर्म की बात की जाए, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, काफी अंतर है योजना आयोग और नीति आयोग में, तो हम लोग इसको किसी और वीडियो में समझेंगे कि नीति आयोग क्या था, योजना आयोग क्या था।
पंचवर्षीय योजनाओं की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर पंचवर्षीय योजनाओं का प्रारंभ भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं। अगर वैश्विक स्तर पर हम लोग पंचवर्षीय योजनाओं की अगर बात करते हैं तो 1928 में पहली बात तो आर्थिक नियोजन की जो पंचवर्षीय योजना की जो धारणा है ये कहां से ली है? रूस से या सोवियत संघ कहना यहां पर ज्यादा उचित है। ठीक है, सोवियत संघ कहना यहां पर ज्यादा उचित है। तो पंचवर्षीय योजना की जो धारणा हम लोगों ने ग्रहण की वो सोवियत रूस से या सोवियत संघ से ग्रहण की और यह एक तरीके की साम्यवादी विचारधारा थी। ठीक है, तो यहां पर साम्यवादी देश अर्थात जो रूस है, चाइना है या बहुत से साम्यवादी देश हैं जिन्होंने समाजवाद को आगे रखा, उन लोगों ने पंचवर्षीय योजनाओं के मॉडल पर कार्य किया। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और है, कुछ पूंजीवादी देश भी ऐसे थे जिन्होंने पंचवर्षीय योजना के मॉडल को अपनाया और एक राष्ट्र जब स्वतंत्र होता है तो उसके सामने कई परिस्थितियां होती हैं और उन्हीं परिस्थितियों पर किस तरीके के जो संसाधन है उनके पास, उन संसाधनों से कितने अच्छे लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है, अपने संसाधनों का उपभोग किस माध्यम से किया जा सकता है, इसी की चर्चा करने के लिए आर्थिक नियोजन किया जाता है। तो यहां पर भी वही हुआ कि पंचवर्षीय योजना हम लोगों ने सोवियत संघ से ली और सबसे पहले अगर पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो 1928 में प्रारंभ की गई। कहां प्रारंभ की गई? रूस में प्रारंभ की गई। सोवियत रूस कहेंगे वहां पर। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। 1928 में रूस के नेता थे जोसेफ स्टालिन एक साम्यवादी नेता थे। हमने बताया कि पंचवर्षीय योजना की जो अवधारणा है वही साम्यवाद पर है। ठीक है, तो स्टालिन जो रूस के नेता थे उन्होंने 1928 में सर्वप्रथम सोवियत यूनियन में पंचवर्षीय योजना का मॉडल अपनाया। धीरे धीरे इन्हीं की देखा देखी में सबने लगभग चीन और स्वतंत्रता पश्चात भारत ने भी क्या किया, धीरे धीरे पंचवर्षीय योजना का मॉडल अपनाया। ठीक है, यहां पर धीरे धीरे क्या होता है, चीन ने सुधार किए, हम लोगों ने सुधार नहीं कर पाए पंचवर्षीय योजनाओं में और बढ़ते चले गए। साम्यवाद एक ऐसा तथ्य यहां पर आ जाता है कि जिसके बारे में सभी लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, तो साम्यवाद समाजवाद पे हम लोग चर्चा किसी और वीडियो में करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि शुरुआती दिनों में समाजवाद से हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बहुत अधिक प्रभावित रहते थे। यहां तक कि प्रभावित रहते थे कि उनकी पुत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, तो उन्होंने समाजवाद शब्द को ही भारतीय संविधान की उद्देशिका प्रस्तावना में सम्मिलित कर लिया। तो एक विचारधारा हमारी साम्यवाद की ओर थी, अर्थात समाजवाद को हम लोग अपना रहे थे, जबकि पश्चिमी देश पूंजीवाद की ओर अग्रसर थे। तो इसीलिए इसी प्रभाव में आते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आर्थिक नियोजन का आधार पंचवर्षीय योजना को बनाया। चलिए जी, प्रथम पंचवर्षीय योजना हमारे यहां स्वतंत्रता के तुरंत बाद अपना ली गई। इसके पीछे जो मूल कारण था कि एक देश जो स्वतंत्र हुआ है, जिसके सामने एक बड़ी समस्याएं हैं, जिसके कृषि क्षेत्र को बहुत दिनों से गिरावट का सामना करना पड़ रहा है, उद्योग धंधे भारत के सभी चौपट हो रखे हैं, भारी उद्योगों की मात्रा बहुत कम है, अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक भारत का शोषण किया। तो इन चीजों पर जब नए देश की स्थापना की जाती है तो उसके लिए एक प्लानिंग बहुत अनिवार्य होती है। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसे ही हमारे यहाँ स्वतंत्रता मिली, हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, तुरंत ही 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कर दिया। प्रथम पंचवर्षीय योजना एक मील का पत्थर साबित हुई। मील का पत्थर क्यों साबित हुई? क्योंकि यहाँ पर जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वहां पर कृषि क्षेत्र को उठाया गया, उसका सहयोग मांगा गया, अर्थात उसके विकास में हम लोगों ने अधिक से अधिक संसाधन लगा दिए। तो यहां पर एक प्लानिंग के साथ बढ़ रहे थे। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमारी सरकारों ने कृषि पर फोकस किया, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग या जिनको हम लोग कोर सेक्टर कह सकते हैं, जो भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या विनिर्माण के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, जैसे लोहा,
ठीक है, बिना सरिया के आप घर नहीं बना सकते, बिल्डिंग नहीं बना सकते, ऑफिस नहीं बना सकते। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में हमारे यहाँ सरकार ने भारी उद्योगों पर बल दिया, और तृतीय में हम लोगों ने एक भीषण युद्ध, चाइना के साथ भीषण युद्ध में भाग लिया, उसके बाद पाकिस्तान के साथ युद्ध में हम लोगों ने भाग लिया। तो इसके कारण खाद्यान्न संकट को देखने को मिला, और इसीलिए हमारे यहाँ तृतीय क्षेत्र में या तृतीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के जगह पे खाद्यान्न पे फोकस किया गया और खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता की बात की गई। तो हम लोगों को यह ध्यान रखना है, पहले में कृषि, दूसरे में भारी उद्योग और तीसरे में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भरता। चलिए तो अब प्रारंभ करते हैं अपना प्रथम पंचवर्षीय योजना। उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी, लक्ष्य क्या थे, और पाया हम लोगों ने क्या और खोया क्या, इस बात में हम लोग पढ़े जी। प्रथम पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 8 दिसंबर, याद रखिएगा, 8 दिसंबर 1951 को सर्वप्रथम भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप भारतीय संसद में रखा। कोई भी योजना बनानी थी उसको संसद के माध्यम से पास कराना था, इसलिए 8 दिसंबर 1951 में हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल था वो संसद में रखा। दूसरी बात है कि इसका प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य बिंदु थे, प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो मुख्य बिंदु थे वह था कृषि। ये हम आपको बता चुके थे, क्योंकि हमारा जो कृषि क्षेत्र था, जो किसान था, वो बहुत ज्यादा अंग्रेजों से प्रताड़ित हो चुका था। तो नई सरकार का यह कर्तव्य भी था उस समय कि हमारा जो कृषि क्षेत्र है, जो हमारे किसान बंधु हैं, उनका किसी भी प्रकार से उनका जो प्रताड़ना हुई है उससे कुछ राहत उनको मुहैया कराई जा सके। और साथ ही साथ जो हमारा कृषि सेक्टर डूबता जा रहा था, इसको उठाने का भी प्रयास हमारे यहाँ प्रधानमंत्री जी ने प्रथम पंचवर्षीय योजना पर किया था। ठीक है, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को भारत का शिल्पी, नव भारत का शिल्पी नाम से भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि एक विस्तृत योजना अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान उन्होंने देश को एक नई राह दी, उन्होंने एक तरीके से स्थापित किया, ठीक है, नए राष्ट्र के लिए। ठीक है, तो प्रमुख बिंदु की बात की जाए तो कृषि सेक्टर पे सबसे अधिक जोर था, उसके बाद सिंचाई और बांध। अगर कृषि को बढ़ावा देना है तो सीधी सी चीज है, सिंचाई को भी तो बढ़ावा दीजिए। ठीक है, बिना सिंचाई के कृषि क्षेत्र कभी उन्नत नहीं हो सकता। जहां पर सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां पर किसान वही सूखाग्रस्त क्षेत्र में पड़ा रहेगा। तो इसलिए दूसरी प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पे विचार किया गया, कृषि को मुख्य बिंदु बनाया गया। दूसरा बिंदु हमारा सिंचाई था, और सिंचाई तभी संभव है जब बांध का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, ये जो थे हमारे प्रमुख बिंदु थे, बांध का निर्माण, साथ ही साथ कृषि, सिंचाई, ये हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रमुख बिंदु थे। दूसरी बात यहां पे आती है कि ये किस मॉडल पर आधारित था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारी हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। किस पे आधारित थी? हेराल्ड डोमर। हेराल्ड डोमर आधारित थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि योजना का जो प्रारूप है संसद में कब गया? 8 दिसंबर को गया। मुख्य बिंदु क्या थे? कृषि, बांध, सिंचाई, और साथ ही साथ यहाँ पर एक और बात ध्यान रखिएगा, निवेश को भी यहाँ पर प्राथमिकता दी गई थी, जिसमें हमारा सबसे ज्यादा सहयोग जो किया वो सोवियत संघ अथवा वर्तमान रूस ने हमारा सबसे ज्यादा सहयोग यहाँ पर किया। और अगर यहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना की कुल पूंजी की बात की जाए तो कुल पूंजी प्रथम पंचवर्षीय योजना की कितनी थी? लगभग 2068 अरब 2068 अरब यहां पर कुल पूंजी थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर कुल कितना पैसा खर्च होना था? 2068 अरब रुपए जो थे वो यहां पर प्रथम पंचवर्षीय योजना में खर्च करने थे। अब देखिए,
कि किस प्रकार से सात सात व्यापक क्षेत्रों में इसका बंटवारा किया गया। ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप 8 दिसंबर, मुख्य बिंदु कृषि, बांध, सिंचाई और निवेश, हेराल्ड डोमर मॉडल था और कुल पूंजी 2068 अरब रुपए। ठीक है, तो अगली बात करते हैं कि जो 68 अरब रुपए, कितना 2068 अरब रुपए जो थे वो कितने क्षेत्रों पे व्यय किए गए? कुल 7 क्षेत्रों पे व्यय किए गए। ठीक है, कुल 7 क्षेत्रों पे व्यय किए गए। उनमें से देखिए कि कौन सा था। सबसे पहली बात आती थी सिंचाई। सिंचाई पर, क्योंकि कृषि क्षेत्र को प्रधानता दी गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में, तो सिंचाई पर सबसे ज्यादा 27% का खर्च किया गया। 27% का जो खर्च था वो सिंचाई पे किया गया 2068 अरब रुपए में। दूसरी जब बात की जाएगी तो कृषि तथा सामुदायिक विकास, कृषि तथा सामुदायिक विकास, इस पे दूसरे नंबर पे सर्वाधिक व्यय किया गया और इसका जो व्यय की संख्या थी वह थी लगभग 17%। लगभग में है आंकड़े, लगभग 17% कृषि तथा सामुदायिक विकास पर खर्च किया गया। परिवहन और संचार, परिवहन अथवा संचार पर 24% का खर्च किया गया। अगला था उद्योग, उद्योग पर लगभग 8%। अगली बात है सामाजिक सेवाएं, लगभग सामाजिक सेवाओं पे खर्च किया गया था 16%। उसके बाद पुनर्वास पे भी, जो हमारे यहाँ शरणार्थी समस्या थी, इस पे भी कुछ पैसा खर्च किया गया था। पाकिस्तान से भारत आए थे लोग, काफी जगह से पुनर्वास हो रहा था, जो लोग आ रहे थे कहीं जा रहे थे, तो ये जो संक्रमण काल की स्थिति थी, तो हमारी पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना में पुनर्वास को भी स्थान दिया गया और लगभग कितना था 4% जो है वो लगभग पुनर्वास के लिए खर्च किया गया और अन्य चीजों पर लगभग 6% का खर्च किया गया, या सॉरी 2.5% का खर्च यहाँ पर किया गया। तो इस प्रकार 2068 अरब रुपए को इन चीजों पे खर्च किया गया, जिनमें से जो प्रमुख क्षेत्र थे वो थे कृषि। देखिए यहाँ पर कृषि का महत्व क्या है, सिंचाई कृषि पे निर्भर है, ठीक है, मतलब कि कृषि के लिए सिंचाई आवश्यक है, तो यहाँ पे खर्च किया जा रहा है। कृषि तथा सामुदायिक विकास, जो ग्रामीण है उसके लिए सामुदायिक विकास, मतलब कुछ भूमिहीन थे उनको खेती उपलब्ध कराई गई, तो इन चीजों पे 17% दिया गया। परिवहन और संचार, जब तक कि किसान अपनी फसल को मंडी तक ना पहुंचा पाए, मंडी तक ना बेच पाए, तब तक की कोई फायदा नहीं होता, तो इसलिए ये चीज जो थी ये कृषि क्षेत्र को फोकस करते हुए, इनको ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। यही हमारी क्या थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो अनुमान था विकास दर का, अनुमान लगाया गया था 2.6%, अर्थात हमारी जो उस समय की जीडीपी थी उसमें कितना विकास देखने को लक्ष्य रखा गया था। लक्ष्य यहां पे रखिएगा, लक्ष्य या अनुमान 2.6% हमारी कुल जीडीपी का बढ़ने का अंदाजा था 5 वर्षों में। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात भी ये ध्यान रखिएगा कि प्राप्ति कितनी हुई, प्राप्ति हमने लक्ष्य से अधिक की थी 3.6%, अर्थात हमने लक्ष्य छोटा रखा था और प्राप्ति हमने ज्यादा कर ली थी। इसलिए यह ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें लक्ष्य से ज्यादा हासिल किया गया था। साथ ही साथ कई और भी कार्यक्रम चलाए गए, जैसे देखते हैं भाई, मानसून अच्छा था उस समय और फसल बहुत अच्छी हुई, ये भी एक कारण था आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य को ज्यादा हासिल करने का। एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, हमने बांध के लिए बात की थी, तो भाखड़ा नागल बांध
भाखड़ा नागल बांध, और साथ ही साथ एक और बड़े बांध हीराकुंड बांध जो महानदी पर है और भाखड़ा नागल सतलज नदी पर है, इन दोनों बांधों का निर्माण किया गया। भाखड़ा नागल बांध और हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। और एक बात और भी ध्यान रखिएगा, इस समय तक विश्व स्वास्थ्य संगठन में भारत अपनी भूमिका दर्ज करा चुका था और विश्व संगठन से हम स्वास्थ्य संगठन से हम लोगों के लिए फंडिंग भी, अनुदान भी आना प्रारंभ हो गया। यहाँ पर और तथ्य सामने आता है, हमारी राष्ट्रीय आय, हमारी जो नेशनल इनकम थी, इसमें भी वृद्धि देखने को मिली। और जब वृद्धि देखने को मिलेगी हमारी राष्ट्रीय आय में, तो क्या होगा, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी और लगभग 8% की वृद्धि हुई हमारी प्रति व्यक्ति आय में। साथ ही साथ एक और तथ्य आप लोग ध्यान रखिएगा, जो पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 अपने अंतिम दिनों में 1956 में प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के 5 बड़े इंस्टीट्यूट या संस्थानों की स्थापना की गई। 5 बड़ी आईआईटी की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना में की गई थी। आप लोग ध्यान रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 चली थी। भाखड़ा नागल बांध बना था, हीराकुंड बांध था और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कितनी हुई थी, 8% की वृद्धि हुई थी। इसका प्रमुख कारण हमारी राष्ट्रीय आय में वृद्धि था और राष्ट्रीय आय की प्रमुख वृद्धि का कारण हमारे यहाँ कृषि सेक्टर का उछाल था। ठीक है, जो हमने कृषि में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, मानसून भी अच्छा रहा था, अकाल भी नहीं उस समय पड़े और युद्ध भी हम लोगों ने नहीं एको देखे, तो इस वजह से यहाँ पर 8% की प्रति व्यक्ति आय देखने को मिली। साथ ही साथ 1956 में अंतिम दिनों में योजना के 5 बड़े इंस्टीट्यूट संस्थानों, प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना की गई, आईआईटी की स्थापना की गई। तो ये आपका था प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग बात करेंगे दूसरी पंचवर्षीय योजना की, जिसकी समयावधि थी 56 से लेकर 62 तक, 56 से लेकर 61 तक। द्वितीय पंचवर्षीय योजना समय की अगर बात की जाए 1956 से लेकर 1961। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या क्या होता है। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो प्रमुख उद्देश्य था या प्रमुख लक्ष्य था, ये हम आपको पहले ही बता चुके थे, भारी उद्योग। क्या प्रमुख लक्ष्य था? भारी उद्योग, इसका प्रमुख लक्ष्य यहां पर था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के अलावा भारी उद्योगों पर भी विशेष रूप से फोकस किया गया था। इसका जो प्रमुख कारण था वो था हमारे यहाँ विनिर्माण क्षेत्र का कमजोर होना। और जब तक कि हमारे यहाँ कोर सेक्टर जैसे बिजली हुआ, इस्पात संयंत्र हुआ, या जो हमारे कोर सेक्टर है जिनके बिना सीमेंट उद्योग हुआ, जिनके बिना एक विनिर्माण की कल्पना नहीं की जा सकती, जैसे सरिया हुआ, सीमेंट हुआ, तो इनके बिना हम लोग किसी भी बिल्डिंग अर्थात ऑफिस का निर्माण नहीं कर सकते। तो इसलिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कृषि के साथ साथ भारी उद्योगों पर विशेष रूप से बल दिया गया था। ठीक है, और इसी क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग लगाए गए, बड़े भारी भारी उद्योग लगाए गए, और जिनमें प्रमुख जो थे वो थे आपके राउरकेला, ठीक है, राउरकेला कहां कहां पे है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में लगाया गया था और ये इसमें सहयोग किसका था? जर्मनी का। सहयोग किसका था? जर्मनी का। दूसरी बात यहां पे की जाए तो भिलाई से भारी उद्योग लगाया गया था। ये कहां लगाया गया था? छत्तीसगढ़ में लगाया गया था, छत्तीसगढ़ में। और इसमें सहयोग किसका था? सोवियत संघ या रूस का। ठीक है, इसके अतिरिक्त एक और बड़ा कारखाना लगाया गया जिसका नाम था दुर्गापुर। दुर्गापुर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद होने चाहिए। दुर्गापुर कहां है? पश्चिम बंगाल में।
और ये किसके सहयोग से लगा था? ये ब्रिटेन के सहयोग से लगाया गया था। ठीक है, तो 3 भारी उद्योगों की स्थापना की गई, राउरकेला में की गई, उड़ीसा, राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है, और जर्मनी के सहयोग से की गई, भिलाई छत्तीसगढ़, रूस के सहयोग से की गई, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ब्रिटेन के सहयोग से की गई। इसके अतिरिक्त एक और भी ध्यान रखिएगा, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री, ये कहां है? चेन्नई में है, इसकी स्थापना की गई। रेल के डिब्बे बनाने के लिए इंट्रीगल कोच फैक्ट्री की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त एक और बेहतरीन काम किया गया था, यहां पे लिख लीजिएगा इसको, चितरंजन लोकोमोटिव, इनकी स्थापना तो पहले ही कर दी गई थी, लेकिन इसका जो है सिर्फ और सिर्फ विस्तार किया गया था। क्या किया गया था? चितरंजन लोकोमोटिव का विस्तार किया गया था। चितरंजन लोकोमोटिव कहां स्थित है? ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो 5 चीजों को आपको याद रखना है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, इंट्रीगल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव। जिसमें इंट्रीगल कोच फैक्ट्री और चितरंजन लोकोमोटिव थे, उनका विस्तार किया गया था, उनकी स्थापना पहले की जा चुकी थी, लेकिन अब इनका द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इनका विस्तार किया गया और 3 नए कारखाने विदेशी सहयोग से खोले गए थे। ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट है, भारी उद्योगों पर यहाँ पर बल दिया जा रहा है। चलिए आगे की बात करते हैं, ये किस मॉडल पर आधारित था? यहाँ पर ये समझिएगा कि ये भारत के एक सांख्यिकीविद थे, पीसी महालनोबिस। कौन थे? पीसी महालनोबिस। उस समय पीसी महालनोबिस ने एक थ्योरी 1953 में दी थी। 1953 में भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में ये प्रोफेसर थे और वहीं पर इन्होंने एक बढ़िया सी थ्योरी दी, एक मॉडल तैयार किया गया आर्थिक नियोजन को लेकर, और इसी मॉडल को हम लोगों ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्वीकार किया। ये हमारे यहाँ के प्रमुख सांख्यिकीविद थे। इन्होंने तथ्यों के आधार पर हमको समझाया कि किन क्षेत्रों में अगर हम लोग अपना संसाधनों का उपयोग करेंगे तो आने वाले भविष्य में हम लोगों को बेहतर देखने को मिलेगा, हम लोगों की जो विकास की गति है वो तेज हो जाएगी। इन्होंने ये भी बताया कि भारी उद्योग से किस प्रकार देश के आर्थिक विकास को एक अच्छी गति मिल सकती है, और इसी को हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और हमारी सरकार ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस मॉडल को स्वीकार किया। और यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अगर हम लोग लक्ष्य की बात की जाए तो लक्ष्य हम लोगों ने यहाँ पर ज्यादा रख लिया था, 4.5% का विकास दर यहाँ पे हम लोगों ने सोची थी, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर प्राप्ति जो है वो कम कर पाई, लेकिन बहुत कम नहीं थी, 4.21% ही हम लोगों ने विकास दर हासिल कर पाई। ये जो विकास दर की यहाँ पे बार बार बात हो रही है, ये जीडीपी की तुलना में की जा रही है। ठीक है, जीडीपी की तुलना में 4.21% द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारी विकास दर रही, जबकि लक्ष्य हम लोगों ने यहाँ पर बड़ा रखा था। ठीक है, इसके पीछे उस समय का मानसून भी थोड़े से उसमें कम आया था, और साथ ही साथ हमारी जो योजना थी वहां पर थोड़ी सी शिथिलता भी देखने को प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो हमारी जो योजना है उसमें शिथिलता देखने को मिली, और साथ ही साथ मानसून के प्रभाव के कारण इसमें थोड़ा सा लक्ष्य हम लोग पीछे रह जाते हैं। चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोयले के उत्पादन को बढ़ा दिया गया। कोयले के उत्पादन को बढ़ा दिया गया। ठीक है, इसके साथ ही साथ हम लोगों ने पूर्व या कह सकते हैं उत्तर पूर्व
जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां पर रेलवे का विकास भी करना प्रारंभ कर दिया। इससे पहले पूर्वोत्तर जो था वो हमसे रेलवे के माध्यम से बहुत कम जुड़ा हुआ था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उत्तर पूर्व के क्षेत्र अर्थात पूर्वोत्तर राज्यों को भी भारत से एक जोड़ने का कार्य द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही शुरू हो गया। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे काम हुआ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई और साथ ही साथ भाभा, हमारे यहाँ के परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में हमारे यहाँ परमाणु ऊर्जा संस्थान की भी स्थापना की गई। तो इस प्रकार से कोयले के उत्पादन में तेजी की गई, उत्तर पूर्वी रेलवे का विकास किया गया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना की गई, साथ ही साथ होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग की भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। साथ ही साथ एक और बात यहाँ पे प्रारंभ की गई, 1957 में स्कॉलरशिप का प्रारंभ किया गया। हमारे देश के युवाओं के लिए जो रिसर्चर्स थे, जो हमारे यहाँ शोध संस्थान करना चाहते थे, उनके लिए एक छात्रवृत्ति योजना भी लागू की गई, जिससे सभी लोग अपने यहाँ रहकर अच्छे अच्छे शोध को कर सके और नए नए आविष्कार को जन्म दे सके। अब अगली बात हम लोग करने जा रहे हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र कौन कौन से थे, किन किन क्षेत्रों पर कितना कितना खर्च किया गया और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पास लिए जो पूंजी सरकार ने निर्धारित की थी वह कितनी थी। तो यहाँ पर कुल 6 क्षेत्र थे, जहां पर कुल 6 क्षेत्रों में पैसे का बंटवारा किया गया था और वही 6 क्षेत्र हैं कौन कौन से, खनन, उद्योग, परिवहन, संचार, इसी को कह सकते हैं, खनन, उद्योग, परिवहन, संचार, कृषि विकास, सिंचाई और सामाजिक विकास। ठीक है, इन क्षेत्रों पे द्वितीय पंचवर्षीय योजना निर्धारित की गई। और यहां पर इसको एक बात और ध्यान रखिएगा, इस योजना को जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है इसको भौतिकतावादी, क्या नाम दिया गया, भौतिकतावादी योजना भी कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा, भौतिकतावादी योजना यहां पर क्यों कहा गया। द्वितीय पंचवर्षीय, ये अच्छा तथ्य है, आप लोग ज्यादातर लोगों को ये बात नहीं पता होती कि भौतिकतावादी योजना किसको कहा गया हमारी पंचवर्षीय योजना में। तो भौतिकतावादी जो पंचवर्षीय योजना इसलिए कहा गया कि यहाँ पर भौतिक चीजों जैसे भारी उद्योग हुआ, सिंचाई हुआ, इन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था। मानव के विकास पर इतना फोकस ना करके हम लोगों ने इंडस्ट्री के विकास पे, औद्योगिकरण के विकास पर बहुत ज्यादा फोकस कर लिया। और यहाँ पर एक बात और भी समझ लीजिएगा, यह गांधी जी के विचारों के विपरीत निर्णय था। जहां नेहरू जी चाहते थे भारत औद्योगिक क्रांति के दौर में सम्मिलित हो जाए, वहीं गांधी जी चाहते थे, गांधी जी के जो पुराने विचार थे, पारंपरिक विचार थे, वह ये थे कि गांव में भारत बसता है। ठीक है, वो उद्योगों पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते थे, वो कुटीर उद्योगों पर फोकस करते थे। लेकिन फिर भी द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में हम लोगों ने समकालीन विश्व के साथ कदम ताल करते हुए आगे की ओर बढ़ते हुए औद्योगिकरण की ओर अपनी दिशा निर्धारित कर ली थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी का प्रमुख एक भाग था। अगली बात हम लोग करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना की। चलिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय की जो अवधि थी 1961 से 1966 के मध्य रही। प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान थोड़े समय के लिए पंडित जवाहरलाल जी नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। उसके बाद कार्यकारी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ गुलजारी लाल नंदा जी और तीसरे प्रधानमंत्री
लाल बहादुर शास्त्री जी ने इस योजना का क्रियान्वयन किया। तो दुर्भाग्यवश उनकी दो लोगों की मृत्यु, दो प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हो गई और तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद कुछ समय के लिए हम लोगों को योजना अवकाश लेना पड़ा। तो आगे हम लोग समझेंगे किस प्रकार योजना अवकाश लिया गया, ये देखेंगे अभी हम लोग। तो बात यहाँ पे की जा रही है अवधि की पंचवर्षीय योजना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के मध्य रही, ठीक है। और अगर इसके लक्ष्य की बात की जाए तो यहाँ पर कृषि और खाद्यान्न, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर खाद्यान्न था। कारण अब देखने की बात यहाँ पर यह है कि कारण ऐसे कौन कौन से थे कि हम लोगों को खाद्यान्न अर्थात गेहूं, चावल, दाल, इनके ऊपर फोकस करना पड़ा और अपने लक्ष्य को जो भारी उद्योग से तुरंत बढ़ना पड़ा कृषि और खाद्यान्न की तरफ। तो यहाँ पर दो ऐसे लक्ष्य थे, दो कारण थे। 1962 में भारत चाइना युद्ध छिड़ गया जिसमें भारत की पराजय हुई, भारत विजित नहीं हो सका और भारत ने खाद्यान्न संकट को झेला। युद्ध में काफी संसाधनों का प्रयोग किया गया हमारे यहाँ के, जिससे भारतीय जनता को खाद्यान्न जो था वो आयात करना पड़ा। और जब हमको आयात करना पड़ा अमेरिका से, तो वहां से एक अच्छी गेहूं की फसल नहीं आके एक जो सबसे निम्न स्तरीय फसल थी उसको भेजा गया, जिससे हम लोगों की आंखें खुल गई और हम लोगों ने सोचा अब हम लोग खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर ही होंगे। साथ ही साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना में एक और दूसरा युद्ध लड़ा गया था। कौन सा? 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। दो बड़े युद्ध और साथ ही साथ 1965 में भीषण अकाल देखा। भारत ने दो युद्ध देखे और साथ ही साथ 1965 में भीषण अकाल देखा। इसीलिए यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था और जो प्राप्ति संभव हो सकी उसमें बहुत ज्यादा अंतर था। अगर हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों की बात करी जाए तो यहाँ पर 5.6% लक्ष्य निर्धारित किया गया था जीडीपी विकास दर का। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर प्राप्ति की बात की जाए, लक्ष्य की प्राप्ति की बात की जाए तो 2.8%, अर्थात निर्धारित लक्ष्य से कम 30% कम की प्राप्ति कर पाए। अर्थात जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो कैसे सिद्ध हुई? असफल सिद्ध हुई। और असफल सिद्ध होने के पीछे जो उद्देश्य था, जो कारण था, वो 1962 का भारत चाइना युद्ध, 1965 का भारत पाक युद्ध और 1965 का ही भीषण अकाल। ये हमारी योजना के प्रमुख तथ्य थे जिनके आधार पर तृतीय पंचवर्षीय योजना विफल हो गई। असफल होने के पीछे कारण थे। लक्ष्य की अगर बात की जाए 5.6 था और प्राप्ति की बात की जाए तो मात्र 2.8% ही यहाँ पर विकास दर को प्राप्त किया जा सका। तृतीय पंचवर्षीय योजना से हमारे देश ने नए अनुभवों को प्राप्त किया, दूसरे देश पर खाद्यान्न निर्भरता कम करनी शुरू कर दी और साथ ही साथ यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में हम लोगों ने खाद्यान्न की जो उपयोगिता थी इसको विशेष महत्व दिया। अभी बात करते हैं कि किन किन लक्ष्यों को प्राप्त भी किया गया, किन बड़े कदमों को उठाया गया भारत सरकार के द्वारा। इसी के साथ साथ हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद हरित क्रांति को भी अमल में लाया गया, जिससे हमारे आने वाले भविष्य के लिए खाद्यान्न की जो उपयोगिता थी वो बहुत अच्छी रहे, खाद्यान्न संकट हमारे देश को आने वाले समय में कभी ना देखना पड़े। और एक तरीके से ये हम लोगों के लिए आज तक श्रेय है तृतीय पंचवर्षीय योजना का, जो हम लोगों ने सबक लिया था। आज भी खाद्यान्न संकट हमारे देश में नहीं आ सकता और ये बहुत ही अच्छी यहाँ पर व्यवस्था स्वीकार की गई थी। चलिए देखते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगर हम लोग तृतीय पंचवर्षीय योजना में मॉडल की बात करें तो यहाँ पर मॉडल आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे सभी में। प्रथम में हेराल्ड डोमर मॉडल, द्वितीय में पीसी महालनोबिस मॉडल और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है जे सैंडी मॉडल था। साथ में सुखमय चक्रवर्ती, इन्होंने भी अपने मॉडल में सहयोग यहां से लिया गया था। और तीसरा जो पिछले हमारे मॉडल जिन्होंने बनाया था पीसी महालनोबिस।
अर्थात जो हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी वो 3 मॉडल का एक संयुक्त रूप थी। तीनों के मॉडल जे.एस.एन.डी, सुखमय चक्रवर्ती, पीसी महालनोबिस, तीनों के मॉडल को मिलाकर हम लोगों ने तृतीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल बनाया था। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर उद्देश्य की बात की जाए, एक अगर बात यहाँ पे उद्देश्य की जाए तो उद्देश्य क्या था? भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारतीय अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान अर्थात इसको अगर हिंदी इंग्लिश में कहें हम लोग टेक ऑफ स्टेज। हमारी पंचवर्षीय योजना जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, तो यहां पर कृषि को हम लोगों ने अच्छे स्तर तक पहुंचा दिया था, दूसरे में हम लोगों ने उद्योगों को बढ़ा दिया था, और जो तीसरा स्टेज था, अब हम लोग विकास को प्राप्त करने जाने वाले थे, विकास के लिए गतिशील होते, लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ कारणों से ये असफल हो गई। इसके उद्देश्य की अगर बात की जाए तो यहाँ पे उद्देश्य आप लोग ध्यान रखिएगा, सीधा सीधा पूछ लेता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था से आत्मनिर्भर और स्वतः स्फूर्तिवान अर्थात टेक ऑफ स्टेज की बात कहाँ की गई, तो टेक ऑफ स्टेज की बात जो है वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। ये उद्देश्य आप लोगों को ध्यान रखना है, मॉडल को ध्यान रखना है। जे.एस.एन.डी, सुखमय चक्रवर्ती और पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह पंचवर्षीय योजना हमारी आधारित थी। लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका था, लक्ष्य 5.6 का था और हम लोगों को प्राप्ति 2.6 की हुई, तो लक्ष्य से काफी पीछे रह गए, जिसके पीछे प्रमुख कारण हमारे यहाँ का एक तरीके 2 युद्ध लड़े और एक भीषण अकाल 1965 में पड़ा, तो इस वजह से हम लोगों ने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाया। साथ ही साथ यहीं पे एक चीज और देखने को हम लोगों को मिलती है, वो था रुपया का अवमूल्यन। रुपए का अवमूल्यन भी इसी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। जून 1966 में रुपए का अवमूल्यन अर्थात हम लोगों ने अपनी विनिमय दर को गिरा दिया था। इसके पीछे बहुत अच्छी थ्योरी है, वो हम लोग किसी और दिन डिस्कस करेंगे। रुपए की जो वैल्यू होती है उसको गिराने से हम लोगों का जो निर्यात है वो काफी डेवलप हो जाता है। चाइना इस तरीके के कदम हर 2-3 सालों बाद उठाता रहता है, जिससे उसके यहाँ बहुत अच्छे रूप में निर्यात हो और बहुत अच्छा उनका बिजनेस रहे। ठीक है, तो इसका काफी फायदा भी चाइना को मिला है, इस पे हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे। बस इतना इसमें समझ लीजिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान जून 1966 में रुपए का अवमूल्यन किया गया था। दूसरी बात यहाँ पे की जाएगी, एक कारखाने का स्थापना की थी बोकारो स्टील संयंत्र। बोकारो स्टील संयंत्र, ठीक है, ये कहां है? झारखंड में है। इसकी स्थापना की गई थी इसी तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो 1964 में बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना की गई। जितने भी कारखाने हैं आप लोगों को, चाहे वो भिलाई हो, चाहे राउरकेला हो, चाहे दुर्गापुर हो, इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री हो, लोकोमोटिव इंजन फैक्ट्री चितरंजन वाली हो, ठीक है, उन सभी को आप लोगों को स्थिति और उनके वर्षों को आप लोगों को ध्यान में रखना है। साथ ही साथ कई बैंकों की स्थापना की गई, जैसे यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उन यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया और इंडियन आईडीबीआई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, ठीक है, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों बैंकों की स्थापना की गई। यहां पर दोनों बैंकों की स्थापना जो है 1964 में की गई थी। ठीक है, रुपए का मूल्यन किया गया, बोकारो स्टील संयंत्र की स्थापना की गई, यूटीआई आईडीबीआई की स्थापना की गई, और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, एफसीआई
फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 1965 में स्थापना की गई। ये बहुत महत्वपूर्ण था और आज भी ये जो है यहाँ पर मील का पत्थर साबित होता है हमारी खाद्यान्न आपूर्ति में। सभी जगह पे एफसीआई के गोडाउन बनाए गए, जितना भी किसानों का गेहूं था उनको खरीदने का प्रयास किया सरकार ने, जिससे आने वाले दिनों में हम लोग खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़े, क्योंकि 65 में ही हम लोगों ने एक भीषण अकाल देखा था। इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, एपीसी एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमेटी, कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई। ठीक है, कृषि कीमत आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी, अर्थात जो किसानों की मूल्य था, किसानों की फसल का जो न्यूनतम मूल्य था, इसको लागू करने के लिए एग्रीकल्चर प्राइसिंग कमेटी का गठन किया गया। तो ये दो बहुत मील के पत्थर साबित हुए भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय समाज के लिए, भारतीय किसानों के लिए, एफसीआई की स्थापना और एपीसी का गठन। तो इस प्रकार ये हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना थी। बहुत सी चीजों की बात यहाँ पे की, शिक्षा के स्तर को सुधारने का प्रयास किया गया था, साथ ही साथ कुछ विशेष बातों का भी प्रयास किया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा संक्षिप्त में समझे हैं। ठीक है, तो लेकिन फिर भी यहाँ पर आप लोगों को एक विस्तृत चर्चा यहाँ पर देखने को मिली होगी। आखिर ये पंचवर्षीय योजना असफल क्यों हो गई? प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को अपनाने का क्या उद्देश्य रहा? दूसरे में हम लोगों ने भारी उद्योगों को अपनाया, इसके पीछे क्या उद्देश्य रहा? और तीसरे में जब हम लोग छलांग लगाने वाले थे, विकास के लिए एक प्रतिबद्ध होने वाले थे, विकास में अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले थे, तो उस स्थिति में युद्ध झेलकर, अकाल झेलकर हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना किस प्रकार असफल हो गई। आगे की 3 योजनाओं की चर्चा जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तो अगर सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से, तो वहां से आप जाके डाउनलोड कर लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिए, जिससे ये बात सभी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें। धन्यवाद।